भिंडरा वाले 2 मत होने दो। एक्ट फास्ट, एक्ट टफ, जल्दी से हरकत करो और टफ एक्ट करो। दूसरी बात, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करो। आईपीसी 121, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 124A, अनलॉफुल एक्टिविटीज, सेडिशन, इस पे उसको अरेस्ट करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करो, 30 दिन में न्याय सुनाओ, कैपिटल पनिशमेंट 31वां दिन, आउट ऑफ द कंट्री, देश को उठा बाहर उठा फेंक दो, बोल दो पर्सन नॉन ग्राटा, हम सांप को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, उठा के फेंको, मैं देखता हूं कौन खोलता है। अमृतपाल 30 साल का एज है, उम्र है उसका, और ये 2012 में या उसी के इर्द गिर्द पंजाब से गया दुबई, जहाँ उसका चाचा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था, और ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस में घुसा। कहा जाता है कि तो ट्रक ड्राइवरी करता था। तो आईएसआई ने इसको लोकेट किया और आईएसआई ने उसको पिकअप किया और हिंदुस्तान में, पंजाब में लाया। ये पूरा अमृतपाल सिंह आईएसआई का एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या हुआ कि जो दीप सिद्धू था, जो ने तिरंगा का अपमान किया था 26 जनवरी को, याद होगा आपको, वो था वारिसे पंजाब दा, उसका चीफ था। उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट में मौत कैसे हुई, ये प्रश्न उठता है। और मौत होते के तुरंत बाद ये श्रीमान आ जाते हैं स्टेज पे और वारिस पंजाब को टेक ओवर कर लेते हैं। दीप सिद्धू के रिश्तेदार कर रहे हैं, हम तो इसको जानते भी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आके टेक ओवर कर लिया, उसके रिश्तेदार कह रहे हैं। तो फरवरी, अब आते हैं कि इसको कैसे पैराशूट किया गया, कैसे कैसे चीज़ें, चेन ऑफ इवेंट्स कैसे हुई। फरवरी 2023 में एक आदमी कंप्लेन करता है अंजाला पुलिस चौकी में कि हमको अमृतपाल सिंह के लोगों ने मारा, पीटा और बहुत ही टॉर्चर किया। तो उसके बेसिस पे पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है अमृतपाल सिंह के खिलाफ और उसके 6 सहयोगी के खिलाफ। और पुलिस एक उसके जो सहयोगी हैं लवप्रीत सिंह तूफान, उसको अरेस्ट कर लेती, कैद कर लेती है। अब ये क्या कहता है अमृतपाल सिंह, ये अल्टीमेटम देता है पुलिस को कि हमारे बंदे को छोड़ दो वरना हम हरकत करेंगे। पुलिस ने कुछ नहीं एक्शन लिया। तो ये अपने सपोर्टर्स के साथ, सोचो कि पुलिस चौकी को घेर लेता है और गन पॉइंट पे रिलीज करवा लेता है। पंजाब का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? मैं तो पुलिस की गलती नहीं मानता, मैं तो सरकार की गलती मानता हूँ। पुलिस तो वही कहता है जो सरकार कहती है, और किसकी सरकार है? तो केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि चंडीगढ़ में इलेक्शन के टाइम में एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर हितैषी के घर गुजार के क्यों रहा था? और आपको याद होगा कि कुमार विश्वास ने सेंटेंस बताया था कि केजरीवाल ने मुझे कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट खालिस्तान का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनूंगा, पहला, या तो सीएम बनूंगा तो पीएम बनूंगा। हाँ, या तो सीएम बनूंगा तो पीएम बनूंगा। तो ये तो कुमार विश्वास ऑन रिकॉर्ड कहे हैं। आज तक तो केजरीवाल ने उसको रिफ्यूट नहीं किया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो सवाल है कि जब स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है खालिस्तानी सपोर्टर्स को और आईएसआई के एजेंट्स को, तो ये तो स्वाभाविक है कि मनमानी करेगा। लेकिन अब आते हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि खालिस्तान क्यों पंजाब सिख चाहते हैं खालिस्तान। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम यदि प्रॉपर सिख हो तो तुम गुरुवाणी को सम्मान करोगे, अपने गुरुओं का आदर करोगे, उनके आचरण पे कायम रहोगे, उनके दिखाए रास्ते पे चलोगे कि नहीं चलोगे? और उनका रास्ता क्या था? यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज था कि हिंदू के सबसे पहला बड़ा बेटा, उसको परिवार बोलता था कि तू सिख बन और भारत माँ की सुरक्षा कर। तो ये, और जो गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अपने 4 शहजादों को शहीद किया, उनसे सीख नहीं ले रहे हो तुम। और जो लोगों ने उनको शहीद किया उनके इन्फ्लुएंस में आके तुम राष्ट्रद्रोह कह रहे हो। अब अगला बिंदु, क्या सिख को यहाँ देश में सम्मान नहीं मिल रहा है? ज्ञानी जेल सिंह सिख राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जो आदमी एक पंचायत इलेक्शन नहीं जी सकता, प्रधानमंत्री। थल सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह, जनरल विक्रम सिंह। एयर चीफ मार्शल धनोआ। तो भाई फौज में कितने ब्रिगेडियर मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उसकी तो कोई गणना नहीं है। और कितने ट्रुप्स हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। तो सवाल है, इतना सम्मान तुमको मिल रहा है इस देश में, उसके बाद दुश्मनों के साथ दोस्ती करके तुम राष्ट्रद्रोह कह रहे हो। क्या तुम सही में सिख हो? मैं डिफरेंस डालना चाहता हूँ, खालसा और खालिस्तानी। जो खालसा खालिस्तानी का सपोर्टर है वो सिख नहीं हो सकता। आई एम वेरी क्लियर, वो सिख नहीं हो सकता। सिख राष्ट्रद्रोह कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरुवाणी है। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देखो, वो तो भारत माँ के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये गुरु की सिखलाई है। तो तुम यदि भारत माता के खिलाफ जा रहे हो तो तुम सिख नहीं हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान ISI की एजेंट हो। ये समझने की जरूरत है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रॉब्लम इस समय क्यों खड़ा हो रहा है? अचानक 6 महीना 7 महीना पहले दुबई से ये अपना अमृतपाल कैसे आ जाता है यहाँ पे? क्यों? 2024 का युद्ध, इलेक्शन युद्ध का शंखनाद हो चुका है। बहुत लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि मोदी जी इस बार आ गए तो उनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कुछ विदेशी ताकतें, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं चाहते हैं जिस तरह से हमारी गरिमा बढ़ रही है, जिस तरह से हम समृद्ध हो रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी सेना को सशक्त कर रहे हैं, जिस तरह से हम आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व के 5वां सुपर पावर हैं, ये लोगों को पच नहीं रहा है। जिस तरह से मोदी जी अब डॉलर को डाउन करके रुपया को ट्रेड सिस्टम में डाल रहे हैं, लोगों को पच नहीं रहा है। लोग इतना मजबूत हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते हैं, उतना ही देखना चाहते हैं कि तुम हमारा हुक्म मानो और मेरे रास्ते पे चलो। तो ये षड्यंत्र है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है? आज हिंडनबर्ग को पूछो ना भाई कि तुम्हारा जो 2 बैंक कोलैप्स किया है उसके बारे में क्यों नहीं फोरकास्ट किया तुमने? तुम्हारे घर में आग लगी हुई है और तुम अदानी के पीछे पड़े हो भाई, हैं? तुम्हारे बैंक तो कोलैप्स हो गए, तुम्हारा बेस्ट बैंक अमेरिका का खत्म। कहा गया तुम्हारा रिपोर्ट? उसको नहीं कर पाए, उसको नहीं प्रेडिक्ट कर पाए, उसका शॉर्ट सेलिंग नहीं किया। तो सवाल है कि ये गैंग है, एंटी मोदी गैंग, जिसका एम है 2, राष्ट्रद्रोह और मोदी जी को डाउन करो। इसीलिए ये पाकिस्तान के इशारे पे नाच रहे हैं। ये अब सवाल पैदा होता है कि ये जो पंजाब इशू है क्यों बहुत सीरियस इशू है, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। तो यदि तुम्हारे घर के द्वार पे खतरा है तो तुम्हारे घर के अंदर तो खतरा कभी भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हमको अपने द्वार को सिक्योर करना पड़ेगा। और यदि द्वार का मुखिया खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अब मैं आता हूँ भिंडरावाला इफेक्ट। भिंडरावाला को भिंडरावाला किसने बनाया? मैं बहुत, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, लेकिन जो सच है सो सच है। इतिहास को मैं पलट नहीं सकता। भिंडरावालों को इंदिरा गांधी ने बनाया। वो क्या था? कुछ भी नहीं था। आप अकाली दल को हराने के लिए, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए एक जिन को बोतल से निकालते हैं। वो जिन इतना बड़ा हो जाता है कि जिन आपको खा जाता है। भिंडरावाला पंजाब के हर एक गांव में जाके कहता था बीवी को वोट दो, बीवी को वोट दो, अकाली को वोट मत दो। उसका कद बढ़ता गया। आप लोग मीडिया वाले उसको कवरेज दे दे के एक मिस्टर जीरो को मिस्टर हीरो बना दिए। ये आप लोग का दोष है। आप लोग इतना कवर करते हो, वो चीख रहा है, ये कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये बोल रहा है, उसको पूरा हिंदुस्तान में कवरेज मिल जाता है। यही तो चाहता है वो। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो इंदिरा ने कहा भिंडरावाले को कि तुम दिल्ली आके मुझसे बात करो। बोलता बीवी अब मेरा कद इतना हो गया है कि तू आएगी मेरे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो जिन ने तो अपना रूप दिखाना शुरू किया। दूसरी बिंदु,
इंटेलिजेंस मुझे पता है, मैं तो सेना में रहा हूँ, मैं वेस्टर्न कमांड में भी नौकरी किया है मैं, मुझे पता है कि आर्मी सिविल लियाजन कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस होता है, सब पता है। सवाल पैदा होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जब आग सुलगने लगी थी भिंडरावाला के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो इनपुट दिया होगा, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, क्यों नहीं हरकत में आई? आपने उस धीरे धीरे बढ़ती हुई आग पे क्यों नहीं उसको ख़त्म कर दिया? जब आग इतना बड़ा हो गया, गोल्डन टेम्पल में ये आर्म्स पूरा लोड कर लिए और इंडिपेंडेंट पंजाब घोषित करने जा रहे थे, तब आपने एक्ट किया। जब सांप खतरा गेट पे है तो लाठी लेके मारोगे कि सांप को बोलोगे कि तुम 3-4 सांप को और को बुला लो ताकि हम जॉइंटली अटैक करते हैं? उसमें भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी फंसी हुई थी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। अरे काहे का फंसी हुई? टीम कैप्टन का क्या रोल है? सुनेंगे सबके, करेंगे हम अपना। भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री है कि और किसी की है? राष्ट्र का एक्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रधानमंत्री। हम लोग को कमांडिंग ऑफिसर सिखाता था कि तुम सुझाव दे सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी सुझाव सुन लिए हैं, मेरा हुक्म चलेगा। मगर पंजाब जिस तरीके से अब उग्र में आ चुका है सर, कश्मीर शांत हुआ और पंजाब उग्र हो गया, क्या आगे चलता है कि ये जो कार्रवाई है ये इसको रोक पाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये मौजूदा सरकार ये है पोपो वाली सरकार नहीं है, ये बहुत सीरियस सरकार है, ये अपना काम जानती है। अभी आप देख लो, 1 महीना भी नहीं होगा, अमृतपाल सिंह का भी स्थिति देख लो, जो बोला है कि पुलिस को हिम्मत है तो आके मुझे अरेस्ट करो, अब भागे भागे फिर रहा है। 3-4 बार डॉज किया, पुलिस के उनके समर्थक भाग रहे हैं, पुलिस सब भाग रहे हैं, पुलिस के भाग रहे हैं। 3-4 बार गाड़ी ने घेरा तो ठोक दिया और फिर भागा। अरे भाई, इतना तुम शेर बनते हो हैं तो बोलो कि हाँ मैं यहाँ हूँ, अरेस्ट करो। तुम तो चूहा की तरह भाग गए। और सिखों में अब वो सिख हंस रहे हैं उस पर, ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा है। सिख सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बैटल फील्ड से भगोड़ा नहीं हो सकता सिख। आप भिंडरा 2.0 बोल रहे हैं तो कुछ भिंडरा वाला कर। अरे काहे का 2.0, ये 0.0 भी नहीं है। काहे का 2.0, ये 0 भी नहीं है। अरे ये लोग की कोई औकात नहीं है। देखो, जब मैं जूनियर था तो मेरे एक सीनियर बॉस थे, मैं उस समय लेफ्टिनेंट था, फिरोजपुर में पोस्टेड था, वो फुल कर्नल थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, सरकार एक बुलडोज़र है, जब बुलडोज़र चलता है तो अच्छे अच्छे ध्वस्त हो जाते हैं। तो सरकार बुलडोज़र है। दुख की बात है कि सरकार अपना बुलडोजरी दिखाई नहीं पहले, जो अब सरकार दिखा रही है। भगवंत मान, ये तो सवाल उठ रहा है कि अचानक से कैसे बदल गए? एक समय पुलिस घुसती है, सब कुछ शांत हो जाता है, वो महाराष्ट्र घूम रहे होते हैं, और अचानक से गृह मंत्री से मिलने के बाद मामला ही पलट जाता है। क्यों नहीं पलटेगा? तुम षड्यंत्र करोगे, खालिस्तानी का ISI के इशारे पे नाचोगे और सरकार निष्क्रिय होकर तमाशा देखती रहे। अब मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार, देखो, सरकार बहुत बुद्धिमान है। मोदी जी की राष्ट्रपति पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, हिम्मत नहीं है। CIA का रिपोर्ट है कि मिस्टर मोदी जी भ्रष्ट हो ही नहीं, कोई पैसा दे ही नहीं सकता है, ही इज इनकरप्टेबल। CIA का रिपोर्ट है मोदी जी पे। विश्व का एक ही लीडर है जिसको ब्राइब नहीं दे सकते, तो पूरे विश्व में एक ही लीडर है, मोदी जी, बाकी सब मलाई खा पार्टी है। तो अब तो उनकी काबिलियत अच्छी है, लेकिन एज ए फौजी मेरी अपनी सोच है, भाई सोच तो किसी को भी आ सकती है, तो मेरी अपनी सोच है, भिंडरा वाले 2 मत होने दो। एक्ट फास्ट, एक्ट टफ, जल्दी से हरकत करो, टफ एक्ट करो। दूसरी बात, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करो। IPC 121, IPC इंडियन पिनल कोड 124A, अनलॉफुल एक्टिविटीज, सेडिशन, इस पे उसको अरेस्ट करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करो, 30 दिन में न्याय सुनाओ, कैपिटल पनिशमेंट 31वां दिन, आउट ऑफ द कंट्री, देश को उठा बाहर उठा फेंक दो, बोल दो पर्सन नॉन ग्राटा, हम सांप को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, उठा के फेंको, मैं देखता हूं कौन मुंह खोलता है, कौन मुंह खोलता है, मैं देखता हूं, उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद ये जितने खालिस्तान के जो सिंपथाइजर्स हैं, जैसे जिस घर में जाके केजरीवाल रहा था चंडीगढ़ में,
इनका इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से डाटाबेस क्रिएट करना चाहिए। वो डाटाबेस पुलिस को दो, गृह मंत्रालय को दो। गृह मंत्रालय एक्शन प्लान बनाए कि इनको क्या करना है। इनके सब एसेट्स फ्रीज करो, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करो, इनका जितना प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब नेशनल प्रॉपर्टी घोषित करो। इनका सोर्स ऑफ फंडिंग है वो चोक कर दो, और जहाँ से पैसा आ रहा है अकाउंट मांगो, कैसे क्या कहाँ से इतना पैसा है, किस लिए, क्या एंड यूज क्या है, किस चीज़ में इस्तेमाल किए तुम। गोवा में इतना पैसा खर्च हुआ, केजरीवाल शुड एक्सप्लेन कि कहाँ से पैसा आया। पंजाब में इतना पैसा झोंका गया, कहाँ से आया, आईएसआई से आया है, आईएसआई से झोंका गया ये पैसा। और पैसे के बदौलत में लोग जीत जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भी बुद्धि, भगवान बुद्धि नहीं दिया है। भारत माता असुरक्षित हो रही है और 2 रम बोतल पे बिक जाते हो। ये तो हमारा चरित्र है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट परिभाषित करने की जरूरत है 2 चीज़ों में। यदि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर और राज्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है, यदि वो फेल करता है 356 लगाइए, आउट। बॉर्डर स्टेट है, हम भारत के डेस्टिनी के साथ नहीं खेल सकते। मगर इस पर भी तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का तमगा लेकर चल देते हैं। कहते हैं एक देश में क्या आंदोलन नहीं हो सकता, क्या कोई मांग नहीं उठा सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। जब आप झंडा चला था, मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं कन्विंस्ड हूँ, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और एक ही जगह है जहाँ प्रतिनिधि मुंह खोले और अपनी बात कहे, जनता जनार्दन का वॉइस वहाँ सुनाए, वो है पार्लियामेंट। आप रोड पे धरना नहीं कर सकते। शाहीन बाग आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो जनता जनार्दन जो इतना परेशान हुई है, इतना ब्लॉकेड हुआ, लोगों को 15-15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा किया, पेट्रोल खर्चा हुआ, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है। तुम्हारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका सेफ्टी वेलबींग कोई राइट नहीं है उसका। वाले देश, वाह, तुम मनमानी करो, तुम्हारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत माता खतरे में आए, दैट इज नॉट इशू। नॉर्मल पब्लिक इतना सफर की, दैट इज नॉट इशू। उधर से मान लो कि आधा घंटा में किसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना है, वो तो मर गया रास्ते में, उसका कहां गया राइट? ये बकवास है, ये सब राष्ट्रद्रोह है। ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? ये अपना रामलीला मैदान है, वहां जाकर बैठो चुपचाप, मुंह मत खोलो, जो ये आवाज बुलाना, हाँ ठीक है हम सरकार से नहीं सहमत है, करो। रोड पे क्यों भाई? पब्लिक को इतना कष्ट क्यों? तुमको पंगा सरकार से तुम ले रहे हो ना, पब्लिक को तुम हानि पहुंचा रहे हो। अरे पेशेंट्स वगैरह फंस जाते हैं भाई, मर जाता आदमी एम्बुलेंस में। कैसे कोरोना का वैसे जिस तरीके से देश उभरा है वो कुछ लोगों को दिक्कत बन चुकी है, और क्या देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चाहे आप दिल्ली दंगे में देखिए, चाहे अभी देखिए जिस तरीके से अमेरिका के प्रमुख आ रहे थे दिल्ली दंगों के समय, और अभी जो मामला चल रहा है G20 वाला, लगातार जब इंटरनेशनल मीडिया देश में एक्टिव होती है इस तरीके की घटनाएं होती हैं। मैं तो शुरू में ही बोल दिया कि जिसको हम दोस्त समझते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, वो नहीं चाहता हिंदुस्तान मजबूत बने। जब आप रुपये में ट्रेड करना शुरू करेंगे 18 देशों के साथ, तो अमेरिका को तो पेट में दर्द होगा। अमेरिका को पेट में दर्द होगा तो वो आपको नीचा करने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपना हित देखते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमको दोस्ती बातचीत बहुत गार्डेड, शिवाजी की तरह करना है हमको, शिवाजी की तरह। शेर का जो, बाघ का जो है ना नकल, वो पहन के रखना है। जहाँ किसी ने चूड़ा निकाला, चक्कू निकाला, घोप दो उसको। सठम साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। ये हमारी है, अभी डिप्लोमेसी में है, ये है, फॉरेन पॉलिसी है, और होना चाहिए। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं, ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए तो पार्लियामेंट है। फिर पार्लियामेंट सिस्टम खत्म कर दो, फिर बोलो कि ओके, जिसको जो बोलना है रोड पे आके बोलो। इतना पैसा खर्च क्यों? इतना 1000 करोड़ खर्चा होता है इलेक्शन में, क्यों? ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों प्लेटफॉर्म बनाया? यदि गांव में मुखिया चुना जाता है कि मुखिया गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, तो गांव का एक जो पान बीड़ी बेचने वाला दुकानदार, वो भी अपना प्रतिनिधित्व शुरू कर देगा क्या? ये राइट टू स्पीच है। राइट टू स्पीच का क्या मतलब? तुम अपने प्रतिनिधि को बोलो, पार्लियामेंट में बोलो।